Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. Today we are going to study about the classification of ecosystem. लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इकोसिस्टम होता क्या है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि इकोसिस्टम टर्म जो है वो सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था और साथ में मैंने आपको इसका पूरा डिटेलिंग बताई थी कि इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तब हम लोगों ने बात की थी अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है सो यू हैव टू गो एंड वॉच दैट लेक्चर सो दैट ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ सके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, मेजर इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, मेन टॉपिक पे आते हैं, उसको कौन कौन से कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, कौन कौन से मेजर इकोसिस्टम होते हैं वर्ल्ड में। कल मैंने बताया था आपको कि हर एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी रह रहा है, पूरा का पूरा बायोस्फीयर जो है, उस पूरे बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग्स हैं और उनका सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है, दे फॉर्म द इकोसिस्टम। एक वाटर ड्रॉप का अपना एक इकोसिस्टम होता है, एक लैंड मास का अपना एक इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, किसी भी पॉन्ड का अपना इकोसिस्टम होता है। सो इकोसिस्टम को मेजरली कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। इकोसिस्टम पूरा का पूरा ह्यूज वर्ल्ड जो है वो इकोसिस्टम ही है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की, कीप दिस इन माइंड। तो इकोसिस्टम मेजरली दो पार्ट्स में कैटेगराइज है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। व्हाट डज इट मीन्स बाय नेचुरल इकोसिस्टम? सब कुछ हमें नेचर ने ही प्रोवाइड कराया है। ह्यूमन चाहे भी तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकता है, बट अभी तक ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है कि हम कोई नया नॉन लिविंग से हम उसमें कैसे भी करके लाइफ डाल दें और लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दें। सो हम लोग लिविंग्स को बना नहीं सकते हैं, बस कंट्रोल कर सकते हैं। डिफरेंट जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स हमारे पास हैं, उनके थ्रू। सो नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसा इकोसिस्टम जो सेल्फ सस्टेनिंग है और सेल्फ रेगुलेटरी भी है। मतलब अपना रेगुलेशन जो खुद से करता है या नेचर जिसका रेगुलेशन करती है, दैट इकोसिस्टम इज कॉल्ड द नेचुरल इकोसिस्टम। व्हाट डज इट मीन बाय एंथ्रोपोजेनिक? जितनी भी चीज़ें ह्यूमन के थ्रू बनाई हुई होती हैं, मतलब मैन मेड, इसको हम मैन मेड भी बोल सकते हैं। सो मैन मेड इकोसिस्टम, या फिर एक कॉमन टर्म इसके लिए यूज होता है आर्टिफिशियल। सो इट इज़ मैन मेड और आर्टिफिशियल और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। ह्यूमन ने इकोसिस्टम को नहीं बनाया है, मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, इकोसिस्टम को केवल कंट्रोल ह्यूमन ने किया है। तो जब किसी भी इकोसिस्टम का रेगुलेशन उसमें एक्सटर्नल एनर्जी डाल के ह्यूमन के थ्रू होने लगता है, मतलब ये सेल्फ रेगुलेटेड ना होकर ह्यूमन के कंट्रोल में होता है, सो इट इज़ कॉल्ड द एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जैसे एक्वेरियम, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने एक्वेरियम में कौन कौन सी फिशेस डालनी है, कौन कौन सी वहाँ वेजिटेशन होनी चाहिए, कहाँ पे हमारा एक्वेरियम रखेंगे और एनर्जी का सोर्स उसमें क्या होगा, कितने टाइम तक वो सनलाइट में रहेगा, उसमें ऑक्सीजन डिमांड कैसे पूरी होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा क्रॉप फील्ड, सो क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम ये दो ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जो मैन मेड इकोसिस्टम में आते हैं, मतलब ह्यूमन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। किस हैबिटेट में वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेजरली रह रहे हैं, उस हैबिटेट के बेसिस पर ये दो टाइप का होता है, टेरेस्ट्रियल एंड द एक्वाटिक इकोसिस्टम। जहाँ पर मेन लिविंग हैबिटेट लैंड मास होता है, दैट इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जहाँ पर वाटर रहने की जगह होती है, कोई भी हैबिटेट जो है ऑर्गेनिजम्स का वो मेनली वाटर है, देन इट इज़ कॉल्ड द एक्वाटिक इकोसिस्टम।
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फर्स्ट आता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब है कोई भी एक ऐसा लैंडमास, कोई भी एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर ट्रीज या फिर वुडी प्लांट्स, ये प्लांट्स जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, उस एक जगह को हम बोलेंगे फॉरेस्ट। और वहाँ पर जितना भी फिज़िकल एनवायरनमेंट है प्लस वहाँ का लिविंग फ्लोरा एंड फौना, दोनों को कॉमनली मिला के हम बोलेंगे इकोसिस्टम। सो इट इज़ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फ्लोरा टर्म जो यूज़ होता है वो किसी एक पर्टिकुलर जगह की वेजिटेशन के लिए यूज़ होता है, और फौना जो टर्म यूज़ होता है वो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। सो फ्लोरा और फौना ये तो बेसिक टर्म्स हैं, आपसे पूछे भी जा सकते हैं, पेपर में भी आगे कई बार नाम आएगा, तो ये नाम ध्यान रखना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पर ट्रीज और वुडी प्लांट्स ना मिलके यहाँ पे कौन से प्लांट्स मिलेंगे हमें, ग्रासेस, डोमिनेंसी होगी यहाँ पे ग्रासेस की, और इसके अलावा हर्बेसियस प्लांट्स की। प्लांट्स का जब हम कैटेगराइजेशन क्लास 9th से पढ़ते हुए आते हैं तो हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं हर्ब, शरब और ट्रीज़ में। हर्ब, शरब और ट्रीज़ में जो मेन बेसिस है उनके डिफ्रेंशिएशन का, उनके स्टेम में वुड का प्रेजेंस होना भी है। अगर कोई प्लांट बड़ा भी है फिर भी उसका स्टेम वुडी नहीं है तो हम उसको ग्रासेस में या हर्बेसियस प्लांट्स में ही रखेंगे। लाइक बनाना हर्ब होता है, बनाना का ट्री कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। तो जहाँ पे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं, ग्रासेस या सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स मिलते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स मिलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की क्वालिटी होती है, इसमें वाटर कंटेंट जो है सॉइल का वो फॉरेस्ट के बराबर नहीं होता है। फॉरेस्ट के कंपैरिजन में वहाँ पर लो सॉइल वाटर कंटेंट होता है। इसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बट इतना भी कम नहीं होता है जितना डेजर्ट में रहता है, तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है ताकि वो हर्बेसियस लाइफ को सपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट इज डेजर्ट। ज़ेरोफाइटिक इकोसिस्टम भी हम इसको बोलते हैं, या ज़ेरोसर भी हम इसको बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर वाटर या तो प्रेसिपिटेशन लो है, मतलब जो साल भर में एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब जो साल भर में बारिश हो रही है उस जगह पर वो बहुत कम हो रही है, या फिर वहाँ पे जो इवेपोरेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से सॉइल वाटर या आसपास का मॉइस्चर नहीं रुक पा रहा है। तो जब वाटर इतना कम होगा तो वो ना तो हर्बेशियस लाइफ को सपोर्ट करेगा, ना ही कोई बड़े बड़े ट्रीज़ को या फिर बहुत सारे ट्रीज़ को सपोर्ट करेगा। तो वहाँ पे कुछ स्पेशली अडेप्टेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। लाइक एक बहुत कॉमन नाम आपने सुना होगा कैक्टस। इसके अलावा अकेशिया के भी जो प्लांट्स होते हैं, बबूल के जो प्लांट्स होते हैं, वो भी इस जगह पर सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का मतलब होता है द इकोसिस्टम विच हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जहाँ पर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, इट इज़ कॉल्ड द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। एंड जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, इट इज़ कॉल्ड द मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लैंटिक एंड लोटिक। एक बहुत कॉमन टर्म होता है, देखो हम लोगों को चीज़ें याद भी रखनी है और कोई भारी भरकम ट्रिक्स भी नहीं बनानी है, क्योंकि ट्रिक्स के साथ मेजरली क्या होता है, मतलब मेरे साथ तो होता है कि अगर हम एक कोई ट्रिक बना के किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, कोई अलग से ला के कोई नाम और हम उसको जोड़ रहे हैं, ट्रिक्स बना रहे हैं, तो पहली चीज़ तो यही हो जाती है कि वो ट्रिक्स हम याद रख पाएँ। एग्ज़ाम में जब आप बैठे हो तो पहले आप ट्रिक को याद करोगे, उस ट्रिक से आपने क्या क्वेश्चन में या किस पर्टिकुलर हेडिंग में क्या चीज़ याद रखी थी, फिर आप उसको याद करोगे और सारा हौच पौच हो जाएगा और आधा टाइम तो आपका इसी में निकलना है। सो याद रखो, छोटी छोटी चीज़ों से ट्रिक्स बनाओ और उन ट्रिक्स को, ऐसी ट्रिक्स को बनाओ जिन्हें आप मेमोराइज़ कर पाओ। लोटिक और लैंटिक इकोसिस्टम, एक होता है स्टीडी इकोसिस्टम, मतलब जहाँ पर जो वाटर है वो रुका हुआ है, बह नहीं रहा है।
और जहाँ पर फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम होता है इट इज़ कॉल्ड द लोटिक इकोसिस्टम। हम लोगों ने हिंदी टर्म सुना होता है विच इज़ लोटना। लोटने का मतलब है लुढ़कना, लुढ़कने का मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जो भी वाटर लोटता हुआ होता है वो लोटिक इकोसिस्टम। इजी ट्रिक है। लोटिक इकोसिस्टम मतलब जो वाटर लोट रहा है, मीन्स लुढ़क रहा है, आगे की तरफ फ्लो कर रहा है। सो इट इज़ फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम एंड इट इज़ स्टीडी वाटर इकोसिस्टम। सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में स्टीडी वाटर में क्या आ जाता है, पॉन्ड। पॉन्ड का जो इकोसिस्टम होता है वो लैंटिक इकोसिस्टम में आता है बिकॉज इसका पानी फ्लो नहीं कर रहा होता है। और अगर हम एक रिवर की इकोसिस्टम की बात करें तो रिवर कैसी होती है, लोटिक इकोसिस्टम में, मतलब पानी बहता रहता है, कंटिन्यू फ्लो में रहता है। नेक्स्ट इज मरीन वाटर इकोसिस्टम। मरीन वाटर इकोसिस्टम एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ज़्यादा है पानी में इट इज़ कॉल्ड द मरीन वाटर इकोसिस्टम। इसमें हम ओशंस, सीज, इनके अलावा इसमें एक और चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं विच इज़ कॉल्ड द एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती है, इसको हम बैक वाटर भी बोलते हैं या ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम भी होता है ये। तो सारे के सारे जो मेजर इकोसिस्टम्स हैं वो क्लियर। अब इनसे जो शॉर्ट नोट्स आते हैं वो शॉर्ट नोट किस टाइप से बनता है आपसे पूछ सकते हैं, या जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, राइट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इन डिटेल एक्वाटिक इकोसिस्टम। और ज़्यादातर जो आपके शॉर्ट नोट बनते हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से बनते हैं क्योंकि इसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट इकोसिस्टम किसी को भी वो एक्सप्लेन करवा सकते हैं आपसे। यहाँ पर जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में या तो लैंटिक वाटर इकोसिस्टम मतलब पॉन्ड का इकोसिस्टम मेजरली पूछा जाता है। देखो पूछा इनमें से कुछ भी जा सकता है और सबको लिखने की मैं अभी आगे आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, लिखने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, ट्रिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपको सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी। सो आगे मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। कोई भी इकोसिस्टम इनमें से आता है सबको आपको सेम टाइप से लिखना होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम, और यहाँ पर आपसे मोस्टली ओशन का इकोसिस्टम पूछ लिया जाता है मरीन वाटर इकोसिस्टम में। तो इतने इकोसिस्टम्स आपको मेमोराइज करने होंगे। कल जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम याद रखने ही हैं, बिकॉज जब आप किसी भी इकोसिस्टम को एक्सप्लेन करोगे तो वो कंपोनेंट्स की ही आप बात करोगे। अगर आपसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि राइट अबाउट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आप सिंपली पहले तो फॉरेस्ट को डिफाइन करोगे कि फॉरेस्ट होता क्या है। सो व्हाट इज़ द फॉरेस्ट? द फॉरेस्ट इज़ अ लैंड मास विच हैज़ ट्रीज और वुडी प्लांट्स एज डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स और डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़। इट इज़ टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम। चार्ट याद रख लो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इट इज़ टेरेस्ट्रियल नेचुरल इकोसिस्टम विच हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब उन फॉलोइंग कंपोनेंट्स में आप किस किस की बात करोगे? बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम राइट करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स को एंड देन हम लोग राइट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को। अबायोटिक कंपोनेंट्स में फॉरेस्ट में देखो छोटी छोटी सी डिटेलिंग आपको याद रखनी है कि अगर आप पर्टिकुलरली फॉरेस्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर जो पूरा का पूरा मिनरल्स हैं, पूरे के पूरा न्यूट्रिशन है, वो प्लांट्स को कहाँ से प्रोवाइडेड होता है? सॉइल से। तो यहाँ पर मेजर अबायोटिक फैक्टर हो गया सॉइल प्लस सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की वजह से फॉरेस्ट में एक स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है, मतलब स्टेयर्स बन जाती हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक लेवलिंग हो जाती है। कैनोपी में कुछ बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, कुछ उनसे छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब हर्ब, शेरब और ट्रीज़ में हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट्स जो होंगे उनसे भी नीचे क्रीपर्स रहते हैं, मतलब फंगस वगैरह लगी रहती है, तो हमें उन सब को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉरेस्ट इकोसिस्टम बड़े इजीली आप बता सकते हो क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में फॉरेस्ट के बारे में आपको जितने भी प्लांट्स के नाम याद आते हैं या फिर आपको जितने भी एनिमल्स के नेम याद आते हैं आप उन सबको इंक्लूड कर सकते हो। प्रॉब्लम आती है पॉन्ड इकोसिस्टम को डिफाइन करने में। पॉन्ड इकोसिस्टम की डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं।
उसके अकॉर्डिंग ही मैं बाकी सारे भी इकोसिस्टम्स को आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम को बनाने का ट्राई किया है। पॉन्ड को कभी आपने देखा होगा तो उसके साइड में हमेशा एक शैलो जगह रहती है, मतलब जहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इट इज़ पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें जितना भी पार्ट ये ब्लैकिश बना हुआ है इसको आप सपोज कर सकते हैं एज अ लैंड, और जितना भी पार्ट ये ब्लूइश बना हुआ है ये सपोज आप कर सकते हैं एज अ वाटर। सो एक अगर आप एक पॉन्ड के पास जाते हैं तो काफ़ी पहले से ही नमी होना स्टार्ट हो जाती है और गहराई बहुत बाद में आती है। सो वो जोन जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी तो है बट लैंड बहुत क्लियर है, सो दिस जोन इज़ कॉल्ड द लिटोरल जोन। और इस जोन में जो वेजिटेशन है रूटेड प्लांट की वो बहुत अच्छे से सपोर्टेड होती है, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, एज वेल एज लैंड मास भी यहाँ पर है। उसके बाद जहाँ से वाटर की गहराई शुरू होती है, मतलब जहाँ से पॉन्ड वाटर डीप होना स्टार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड द लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन या फिर ये जो रीजन होता है, देखो पॉन्ड बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है। जब हम अगर बात करेंगे मरीन इकोसिस्टम की तो मरीन इकोसिस्टम में पेलाजिक जोन पढ़ेंगे इसको। तो इन पेलाजिक जोन में, पेलाजिक जोन मतलब जहाँ से गहराई होना शुरू करती है किसी ओशन की, तो ओशन में इसको पेलाजिक जोन बोलेंगे। अभी इसी के बेसिस पे मैं ओशन इकोसिस्टम को भी आपको बता दूंगी, डिटेलिंग कर दूंगी। पहले पढ़ लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। तो लिम्नेटिक जोन का मतलब है जहाँ से पॉन्ड में गहराई आना शुरू होती है। आप जब भी क्वेश्चन का आंसर करें तो आप सिंपली ये स्ट्रक्चर बना के जोन्स को दिखा के और किस पर्टिकुलर जोन में क्या किस बेसिस पे उसका डिफ्रेंशिएशन है ये बता के, ये हो गए हमारे सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स में। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। सो लिम्नेटिक जोन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो वाटर की डेप्थ के बेसिस पर है। सबसे ऊपर का जो सरफेस रीजन होता है जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इट इज़ लिम्नेटिक जोन। धीरे धीरे करके जहाँ पर सनलाइट आना कम हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड द प्रोफंडल जोन। ये ऑलमोस्ट मिड रीजन होता है किसी भी पॉन्ड का जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। सबसे लास्ट रीजन डार्क रीजन को, या जहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, उस रीजन को हम बोलते हैं बेंथिक जोन। सो बेंथिक जोन, प्रोफंडल जोन एंड लिम्नेटिक जोन। जब यहाँ पर लाइट की प्रेजेंस अलग अलग टाइप से है तो यहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी भी प्रेजेंस अलग अलग टाइप से हुई। लाइकवाइज जैसे यहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन होंगे, प्रोड्यूसर्स। प्रोफंडल जोन में लाइट आना बहुत कम हो जाती है तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का नंबर कम होगा अगर हम कंपेयर करें कंज्यूमर्स के नंबर से। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स का नंबर ज़्यादा और प्रोड्यूसर्स का नंबर कम होगा। और लास्ट बेंथिक जोन, यहाँ तक लाइट बहुत कम आ पाती है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है स्पेशली प्रोड्यूसर्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं वो मोस्टली होते हैं डिकम्पोजर्स। सो बायोलॉजिकल या बायोटिक कंपोनेंट्स का हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। सबसे ऊपर लिम्नेटिक जोन में प्रोड्यूसर्स, प्रोफंडल जोन में प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट बट इन लेस नंबर और अबाउट टू ज़ीरो नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और सबसे नीचे वाले जोन में प्रेजेंट होते हैं डिकम्पोजर्स ओनली। कौन कौन से प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम में। लिटोरल जोन में रूटेड प्लांट प्रेजेंट होते हैं, बट लिम्नेटिक जोन अगर हम इस फ्री वाटर जोन की बात करें तो यहाँ पर या तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में जैसे आ जाते हैं हमारे पिस्टिया। पिस्टिया सरफेस पर फ्लोट करने वाला प्लांट है। इसकी रूट बहुत डीपली जाके
पेनिट्रेट नहीं करती हैं कि नीचे तक जाके पेनिट्रेट करें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फिलामेंटस एलईडी भी रहते हैं, जैसे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा को बोला भी जाता है पॉन्ड स्कम, ऊडोगोनियम या ईडोगोनियम। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं और साथ में फाइटोप्लैंक्टन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये सारे प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पॉन्ड इकोसिस्टम में। नेम याद रखने इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको नेम ज़रूर मेंशन करने पड़ेंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। नेम्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन चेक आउट इट फ्रॉम देयर। प्रोड्यूसर्स के बाद सबसे ज़्यादा प्रोफंडल जोन में जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। कल हम लोगों ने कंज्यूमर्स को डिफरेंशिएट किया था मैक्रो और माइक्रो कंज्यूमर्स में। मैक्रो कंज्यूमर्स इन द सेंस फिशेस, ऑर्थ्रोपोड्स, और माइक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। यहाँ पर जितनी भी डिटेलिंग हो रही है वो पॉन्ड इकोसिस्टम के बिहाफ में ही हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहेंगे लाइक बेंथिक रीजन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं बेंथोस। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डार्क जोन में भी रह सकते हैं और वहाँ पे भी इतने हाई टेम्परेचर, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाता है, तो उस प्रेशर पे अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। इसके अलावा प्लैंक्टन्स एंड नेक्टॉन्स। सो जू प्लैंक्टन्स, यहाँ पे अगर हम कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं तो प्लैंक्टन्स में हम लोग एक वर्ड ऐड कर देते हैं, जू प्लैंक्टन्स, बेंथोस एंड नेक्टॉन्स। जू प्लैंक्टन्स होते हैं एनिमल्स के छोटे छोटे लार्वी और माइक्रोस्कोपिक लार्वी जो खुद से फ्लोट नहीं कर सकते हैं। वो फ्लोट तो करेंगे बट वाटर करंट के साथ में, खुद में उनमें फ्री स्विमिंग के लिए कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स आर फ्री फ्लोटिंग। इन्हें स्विमिंग के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोशन के लिए नीड नहीं होती है कि वाटर करंट के थ्रू ये मूव करें। वाटर वेब के अपोजिट डायरेक्शन में भी ये मूव कर सकते हैं। सो इट इज़ द डिटेलिंग ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम अगर आपसे लिखने के लिए आता है तो सबसे पहले आप उसमें यही चीज़ लिखेंगे दैट पॉन्ड इकोसिस्टम इज़ फ्रेश वाटर। कौन सा इकोसिस्टम था लैंटिक और लोटिक में से? ये पानी जो है वो एक ही जगह पर स्टीडी है, कहीं पे भी बह नहीं रहा है, सो इट इज लैंटिक इकोसिस्टम। सो पॉन्ड इकोसिस्टम इज फ्रेश वाटर लैंटिक नेचुरल इकोसिस्टम in which water is the main habitat in which the organisms survive or they live. The pond ecosystem composed of two components, or two components are the unit of pond ecosystem. First are the abiotic components and the second are biotic components. The pond ecosystem is zone, or the zones of pond ecosystem are differentiated into following parts. Littoral zone, in which the water moisture is present in the soil but shallow water is present, there no deep water. Next is limnatic zone. limnatic zone का मतलब है जहाँ से वाटर डीप होना स्टार्ट हुआ, उसमें भी जहाँ तक लाइट आ रही है वो limnatic zone है, मतलब फोटिक जोन है। इसको एक और वर्ड हम लोग देते हैं फोटिक जोन। जहाँ पे लाइट बहुत कम आ रही है प्रोफंडल जोन, और जहाँ पर लाइट अबाउट टू ज़ीरो है बेंथिक जोन। याद रखना लिम्नेटिक जोन और फोटिक जोन में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद प्रोड्यूसर्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं और कंज्यूमर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर्स का नंबर कम होगा।
कंज्यूमर्स का नंबर कम होगा और प्रोड्यूसर्स का ज़्यादा होगा। एंड लास्ट वन इज़ द बेंथिक जोन, जहाँ पर डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोसिस्टम की सर्विसेज की बात करेंगे, जिसमें हम लोग एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल की भी बात कर लेंगे। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।